हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र, आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री ऐप से। जैसा कि हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एलिमेंट। तो पीरियोडिसिटी एलिमेंट्स में लास्ट वीडियोज़ में हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा। आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में समझेंगे, जो कि जस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी में तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और उसमें एनर्जी देनी पड़ती है। यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन गेन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आज का टॉपिक आप देखिए, नोट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इसको अपन शॉर्ट में आगे देखेंगे। तो हीट चेंज होगा ये, तो इसको अपन ई जी से भी लिखते हैं। ई और जी का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि इसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो उसी तरह से अपन डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए लिखी थी, वही आपके इसमें होगी 1 मोल सब्सटेंस के लिए और गैसियस स्टेट में। तो अपन किस तरह से लिखेंगे, देखिए डेफिनेशन। एनर्जी रिलीज्ड, इसमें एनर्जी निकलेगी। ठीक है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाई 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल of substance in their gaseous state। तो ये तो क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन हो गई। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एलिमेंट है X, ये इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो गेन करके क्या बन जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और एनर्जी रिलीज होगी। तो इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है, मोर नेगेटिव। जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, उतनी ज़्यादा ही नेगेटिव होगी। और जो एनर्जी अपन देते हैं वो क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी, उतना ही अपने इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अपन इसमें क्या कहते हैं आपके, कि एनर्जी रिलीज इट इज़ रिप्रेजेंट एज द नेगेटिव। ठीक है, तो अपन इसमें लिख लेते हैं, हियर रिलीज्ड एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड एज नेगेटिव वैल्यू। इसकी क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में रिलीज होती है। तो अपन यहाँ पर देखें तो हेलोजेंस, अपन देखते हैं ना पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो 17th ग्रुप में क्या आते हैं, हेलोजेंस आते हैं, और वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर अपन यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, हेलोजेंस का मतलब क्या हो गया, 17th ग्रुप एलिमेंट्स having more negative electron gain enthalpy। मोर नेगेटिव क्यों होती है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिकॉज बाय एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन दे अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। because by accepting
by accepting one electron, by accepting one electron, they will gain, they will attain, they will attain, they will attain noble gas, noble gas stable electronic configuration, electronic configuration। यानी इसका कोई भी अपन एलोजन लें, क्लोरीन लें, फ्लोरीन लें, जैसे आप देखेंगे मान लीजिए फ्लोरीन लेते हैं अपन, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा 10, और कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो कितना हुआ 27 हुआ, ठीक है। और इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये क्या बना, फ्लोराइड बन गया। और इसका कॉन्फ़िगरेशन अब कितना हो गया 28, जो कि आपका कितना हो गया 10, और 10 आपके कौन सा हो गया नियोन कॉन्फ़िगरेशन। और नियोन आपके क्या होते हैं इनर्ट गैस, नोबल गैस। तो इस तरह से कोई भी आप हैलोजन लेंगे तो उनके लास्ट जो आपका शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा, और इसीलिए इनकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। तो एक बार ये कॉपी कर लीजिए। फिर अपन सक्सेसिव की बात करते हैं। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सक्सेसिव क्या होता है 1 और 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई भी सब्सटेंस मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्या कहलाता है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगी। जैसे अपन ने पढ़ा था ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अगर कोई सब्सटेंस 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है तो अपन उसको क्या कहते थे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। तो क्या होगा आपके सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी may be less negative और पॉजिटिव, यानी या तो कम एनर्जी रिलीज होगी या हमें एनर्जी देनी पड़ेगी फॉर द सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मे बी लेस नेगेटिव और पॉजिटिव because of electron repulsion, because of electron repulsion। यानी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा उनमें रिपल्सन होगा, और इसकी वजह से या तो कम एनर्जी रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन आएगा, या हमें उसको उसमें एंटर कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और देनी पड़ेगी तो पॉजिटिव हो गई, और कम रिलीज हो रही है तो लेस नेगेटिव हो गया। समझ में आ गया। इसी तरह से हम यहाँ पर देखें तो जो नोबल गैसेज होती हैं आपके, नोबल गैस का क्या होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखें तो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ पर अपन एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, तो इससे क्या हो गया कि सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी लेस नेगेटिव और पॉजिटिव। अपन एक चीज़ और यहाँ पर ऐड कर लें, इसका मतलब क्या हुआ मीन्स, मैं इसी में ऐड कर देता हूँ, मीन्स सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी for a substance may be less negative, वही ऊपर वाला ही आपके हो गया लेस नेगेटिव और पॉजिटिव, या तो लेस नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अब अपन बात करें नोबल गैसेज की, तो नोबल गैसेज के लिए अपन देखें, या फिर अपन आगे भी और इसको समझ लेंगे। नोबल गैसेज में क्या होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उसमें क्या होगा हमेशा अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि फिर वो क्या होता है अनस्टेबल हो जाता है, तो वहाँ एनर्जी अपने को देनी पड़ती है, इसलिए हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा।
तो अपन देख सकते हैं फॉर द नोबल गैसेज, ऐसे लिखेंगे अपन एज नोबल गैसेज, एज नोबल गैसेज having stable configuration, hence their electron gain enthalpy will be always positive, यानी इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी हमें इनको एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन एंटर कराने के लिए। ठीक है, तो ये तो कुछ इसके पॉइंट्स हुए, इंट्रोडक्शन हो गया। अब उसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे जैसे अपन ने आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी थी ना, इसके बाद हमने क्या लिया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिया था। यहाँ पर अपन क्या लेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो नेक्स्ट अपन इसी में डाल लेते हैं टॉपिक आगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग the electron gain enthalpy, ठीक है ना। तो जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए थे उसी तरह से अपन फैक्टर समझेंगे। तो सबसे पहले अपन बेसिक तो अपन समझ ही चुके हैं कि स्पेक्टर का क्या इफेक्ट होता है, तो उसी से अपन समझेंगे। सबसे पहले अपन देखें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी जेड इफेक्टिव। तो ये हम पढ़ चुके हैं, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा यानी अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, मोर एनर्जी रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन आएगा। दैट मीन्स विद इंक्रीज जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मोर नेगेटिव। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, with increase of जेड इफेक्टिव, मैं डायरेक्ट यही लिख देता हूँ यहाँ पे, with increase of जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी will be more negative, मोर नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, मोर नेगेटिव दैट मीन्स इट विल हायर, इट विल हायर, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इफेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। जैसे हमने वो पीछे लिखा है ना आपके ऊपर कि अपन इस तरह शो कर सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, जेड इफेक्टिव। इसी तरह से अगर अपन सेकंड फैक्टर देखें एटॉमिक साइज, अगर हम यहाँ एटॉमिक साइज की बात करें तो इससे कोरिलेट कर सकते हैं अपन जेड इफेक्टिव से कि अगर एटॉमिक साइज कम हो रहा है तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। ठीक है, और जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ रही है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एटॉमिक साइज के क्या हो गई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो आपका जेड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, एटॉमिक साइज के, यानी एटॉमिक साइज बढ़ने से जेड इफेक्टिव क्या होगा, आपके एटॉमिक साइज बढ़ने से जेड इफेक्टिव कम होगा, और जेड इफेक्टिव कम होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से एटॉमिक साइज के जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें सेकंड फैक्टर आप शील्डिंग इफेक्ट,
ये अपन सब समझ चुके हैं, पहले इनको पढ़ चुके हैं अपन। ये क्या होते हैं? शील्डिंग इफेक्ट आपको क्या करता है? इनर शेल और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है, उनमें रिपल्सन इंक्रीज होता है, तो क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन आने पर लेस एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, यह एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी, किससे? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से। यानी अगर हम यहाँ पर देखें, ये बेसिक कंसेप्ट है बहुत, और ये क्लियर होने चाहिए आपको कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शील्डिंग इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। शील्डिंग इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उससे या तो कम एनर्जी रिलीज होगी या हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी, ठीक है। ये 3 फैक्टर कॉपी करिए। फिर अपन देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल। फोर्थ फैक्टर है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखें, ये वैसे भी पढ़ चुके हैं अभी, जैसे अपन ने नोबल गैस का देखा था तो उसमें क्या था? फुल फील्ड था, तो उसकी क्या थी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव थी, ठीक है, एनर्जी देनी पड़ रही थी। इसी तरह हाफ फील्ड भी क्या होता है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो कोई भी एलिमेंट है, अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है तो क्या होगा? स्टेबल होगा, और उसमें इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? लेस और पॉजिटिव, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ये अपन पढ़ चुके हैं कौन कौन से आते हैं, जैसे आपके S1 S2 या फील्ड हो गया, फुल फील्ड हो गया इसके, P3 P6, ठीक है, D5 D10, ये भी आप फुल फील्ड, और F7 F14 ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, hence electron gain enthalpy for these electronic configuration will be क्या होगी? हमेशा देनी पड़ेगी हमें, विल बी पॉजिटिव, क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है। यह ध्यान रखेंगे। मैं अभी इस पर एक क्वेश्चन भी अपन कराएंगे, पर इससे पहले अपन पीरियोडिसिटी और देख लेते हैं। इसमें पीरियोडिसिटी इन ग्रुप्स एंड पीरियड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए इसी सीक्वेंस में हमने पढ़ा था पहले भी। इलेक्ट्रॉन जो अपने आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी थी, उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें किसकी? पीरियोडिसिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी का मतलब जानते हैं अपन, क्या पढ़ना है अपने को कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस तरह से चेंज होती है ग्रुप और पीरियड्स में। तो अपन एक एक करके देखते हैं। अगर अपन देखें इन द पीरियड्स लेफ्ट टू राइट, अगर आप देखो तो क्या हो रहा है? जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है,
जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है, इंक्रीज होगी। तो क्या लिखेंगे अपन, इन द पीरियड लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस एंड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। इनके बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग में, ठीक है। एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, हैंस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपने पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या था, जेड इफेक्टिव में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। और अगर अपन ग्रुप में बात करें, इन द ग्रुप क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इन द ग्रुप अप टू डाउन एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। क्योंकि ग्रुप में अपन आते हैं ऊपर से नीचे, तो क्या होता है, शेल इंक्रीज होता है, और शेल इंक्रीज होता है तो साइज इंक्रीज होगा और जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। और जब ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये अपनी पीरियोडिसिटी के बारे में हुआ। अगर आपसे पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए पीरियोडिसिटी को समझाइए, तो अपन इतना लिखना है अपने को, ठीक है। अब अपन 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद अपने एप्लीकेशंस की बात करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस पर अब 2 क्वेश्चंस करते हैं, बेस क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए, अगर अपन 2 क्वेश्चंस यहाँ पे जो देख रहे हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर नाइट्रोजन एटम इज पॉजिटिव। इसका हम पढ़ चुके हैं पहले, अगर आप चाहोगे तो आप भी लिख सकते हैं इसका आंसर डायरेक्ट, इज पॉजिटिव वेयर एज फॉर ऑक्सीजन एटम इज नेगेटिव, ठीक है। ये अपने को फर्स्ट क्वेश्चन करना है, फिर सेकंड अपन देखते हैं। पहले इसको समझ लीजिए। अगर आप देखें नाइट्रोजन के लिए क्या है, पॉजिटिव है, जबकि ऑक्सीजन के लिए क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्या लिखेंगे इसका आंसर, पहले हमेशा इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए अपने के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इसका एटॉमिक नंबर 7 है और इसका 8, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो क्या होगा इसका 1s2 2s2 2p3, ठीक है। पी क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। अगर इसके लिए अपन लिखें 1s2 2s2 2p4, ठीक है। अब अपन देखें तो नाइट्रोजन में क्या है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि सब में एक एक हो गया तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। जब इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसलिए नाइट्रोजन के लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो गई। जबकि अगर ऑक्सीजन की बात करें, अभी हम लिख लेंगे इसका आंसर, ऑक्सीजन की बात करें तो अपन देखेंगे तो इसका क्या अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है 2p4 और असिमेट्रिक भी है, नॉन सिमेट्रिक है। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके एनर्जी रिलीज करेगा एंड ट्राई टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। तो अपन इसका आंसर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे नाइट्रोजन के लिए, तो क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी तरह से लिखना है अपने को आंसर में भी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड, ठीक है, विच इज मोर स्टेबल, एंड सिमेट्रिक, more stable and symmetric, and to enter the electron, energy is given, जब एनर्जी दे रहे हैं तो अपन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसमें अपन देखें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज इनकम्प्लीटली filled, which is unstable and asymmetric, ठीक है, अनस्टेबल है और असिमेट्रिक है। इससे क्या होगा, एंड बाई accepting of electrons try to attain stable electronic configuration, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, ये तो पॉजिटिव होगा और ये बाई रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो इसका आंसर अपन इस तरह से लिखेंगे, अक्सर 2 मार्क्स के इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जनरली अपन जैसे ग्रुप में देखें तो जिसका साइज कम है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि क्लोरीन की एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, जबकि वैसे तो क्या होनी चाहिए, फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए क्लोरीन से, लेकिन नहीं होती, वो अपन यहाँ पर समझते हैं। तो क्वेश्चन अपना क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज हायर मोर देन फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन के कंपेरेटिवली क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। तो वो अपन यहाँ पर समझते हैं। और देखो, इसको समझने के लिए अपने को इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अपन फ्लोरीन की बात करें, ठीक है, तो फ्लोरीन का आपके कितना होता है, 2 और 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे मान लो ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये आपका फर्स्ट शेल हो गया और ये सेकंड शेल, ठीक है। फर्स्ट में आपके कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, सेकंड में कितने हैं, 7, 3, 4, 5, 6, 7, क्लियर। और अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है, एटॉमिक नंबर। और इसका आप देखेंगे तो क्या है, जैसे ये तो न्यूक्लियस हुआ, ये आपका फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल और ये थर्ड सेल, क्लियर। ये तो आपके कितने 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें पूरे हो जाएंगे 8, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8, 7, 17, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 7, 3, 4, 5, 6 और 7। अब इसको अपने को समझना है
अगर आप देखें यहाँ पर तो फ्लोरीन में सेकंड शेल का साइज बहुत छोटा है, ठीक है, एज कंपेयर टू थर्ड शेल ऑफ क्लोरीन। तो एक तो साइज छोटा हो गया, अभी हम लिख देंगे, पहले आपका समझ लें आप। तो एक तो फ्लोरीन में सेकंड शेल का साइज छोटा हो गया, इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स हैं शेल में वो क्या रहेंगे, पास पास रहेंगे, यानी चार्ज डेंसिटी फ्लोरीन में बढ़ जाएगी। इसकी वजह से जब जो एक इलेक्ट्रॉन आना है, इसमें क्या होना है, एक इलेक्ट्रॉन ही तो आना है बाहर से, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आना है बाहर से, ठीक है। तो चार्ज डेंस पास पास इलेक्ट्रॉन आने से, चार्ज डेंसिटी बढ़ने से ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आ पाएगा। जबकि क्लोरीन में क्या होगा, सेल का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन्स भी दूर दूर रहेंगे, तो चार्ज डेंसिटी नहीं होगी इतनी, और इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें आ पाएगा, यानी उसमें रिपल्सन कम होगा, नहीं होगा। अपन इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसका आंसर देख लीजिए। मैं फ्लोरीन के लिए लिख रहा हूँ, तो उससे अपन कंपेयर कर देंगे क्लोरीन से। देखिए, इन फ्लोरीन साइज ऑफ सेकंड शेल is small and electrons comes more nearer to each other, क्या आ गए, एक दूसरे के पास आ गए, which is increases the charge density in the shell, ठीक है। द इंक्रीज ऑफ चार्ज डेंसिटी क्या करेगी, रिपेल द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। The increase in charge density repel the incoming electron. The increase in charge density repel the incoming electron, ठीक है। इसी की वजह से क्या हो जाएगा, इसकी जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है वो कम हो जाएगी। इनकमिंग इंक्रीज इन चार्ज डेंसिटी रिपेल द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is less than क्लोरीन, बिकॉज अब इसमें लिख सकते हैं कि साइज ऑफ थर्ड शेल इन क्लोरीन इज लार्ज एज कंपेयर टू सेकंड शेल इन फ्लोरीन, यानी सेकंड शेल की तुलना में ज़्यादा होता है, इसीलिए उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ तक अपन इसको आज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या है, इसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की क्या क्या एप्लीकेशंस। इसको आप रिवाइज करिए। थैंक यू वेरी मच।